आकाश क्या बोल रहे हो? आंसर सेंड किया है सर। हाँ वो देख लिया था मैंने। ठीक है, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ ठीक है, बी आ रहा है सबका, बी होगा आंसर। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है कि अगर हम फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम्स अगर हम ऐड करें, तो उससे जो है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट बनेगा, राइट? तो ऐड C1 goes to C1 plus C2 plus C3, राइट? C1 में फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम्स को ऐड कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4, ओमेगा रेज टू 4 जो है वो ओमेगा ही होता है, करेक्ट? ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा ही होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 4 भी 0 ही आएगा, करेक्ट? अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाएंगे, फिर बचा क्या? 1 यहाँ पे आएगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा रेज़ टू 4 को ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है? समझ आ रहा है सबको? तो अब इसमें जो है आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो, क्योंकि इसमें 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू 4 हो जाएगा, करेक्ट? तो 3 -1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो माइनस ओमेगा क्यूब हो गया, और माइनस ओमेगा रेज़ टू 4 को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है? समझ आ रहा है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू माइनस ओमेगा -2 ओमेगा हो गया, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया 3 इंटू -2, और ओमेगा को लिख सकते हैं -हाफ प्लस आई इंटू √3/2। सर या फिर इसको को ऐसे मत लिखो, क्योंकि हमें ओमेगा में ही चाहिए ना। तो इसमें क्या करो, 3 इंटू -2 ओमेगा, और इधर -1 को हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट? -1 को, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, करेक्ट? तो -1 की जगह लिख दो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें ओमेगा में ही आंसर चाहिए ना। तो 3 इंटू -2 ओमेगा प्लस ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा हो गया और प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इसमें से अब ओमेगा कॉमन लेंगे, तो 3 ओमेगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा -1। समझ आ रहा है? अदरवाइज आई में भी निकाल सकते थे, बट फिर वापस वो ओमेगा में ही देखना पड़ता, क्योंकि ऑप्शन सारे ओमेगा में ही है। तो इसलिए मैंने क्या किया, -1 को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और फिर ओमेगा में ही आंसर आ गया, 3 ओमेगा इंटू ओमेगा -1, यानी ऑप्शन बी, करेक्ट? ऑप्शन बी हमारे पास आ गया। एनी डाउट्स? हाँ, बी करेक्ट आंसर है। हम्म, हाँ, बी करेक्ट आंसर है, राइट? तो जिस जिसका बी आ रहा है, दैट्स करेक्ट। अदरवाइज अगर आप आई में निकालते हैं, तो फिर फाइनली आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ता कि कौन सा वैल्यू ये आई, मतलब जो भी आंसर आता, फिर आपको चेक करना पड़ता कौन सा वैल्यू उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है? समझ आ गया? और अभी आकाश ने तो बोला है वो अपना क्वेश्चन ट्राई करेगा। और किसी का कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस देता हूँ। और किसी का कोई डाउट है?
एक रिकॉर्डिंग तो हो गई इसकी। ये तो पहले वाला है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से फिर क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी। सेकेंड रो है बी ए माइनस बी स्क्वायर और बी सी। और थर्ड रो है सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर। फर्स्ट रो है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी। सेकेंड रो है बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी। थर्ड रो है सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है आपको। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये प्रूफ करना है। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स का थियरी हो गया है? नहीं, थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं, अभी सेशन में कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैट्रिसेस चालू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। जितेश का आ गया, सोम भोजे का भी आ गया।
प्रणव का आ गया। आकाश का आ गया। बाय द वे परसों दिवाली है, तो अपना मतलब ये क्रैकर्स वगैरह तो मत करना, वैसे भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। अपना फेस्टिवल को एंजॉय करो और पढ़ाई का मोमेंटम जो है कम मत होने देना, बिकॉज छुट्टी 7-8 दिन की मिल गई है। तो कहीं ऐसा हो कि 8 दिन कुछ पढ़ाई ना करो, ऐसा भी मत कर देना। ठीक है ना? 1-2 दिन अपना मज़े कर लिए, फिर बाकी फिर पढ़ाई पे। और किसी को कोई डाउट हो, कोई है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली वाले दिन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? डन। वेरी गुड। और किसी का आया? सर वो 4 बजे मैं कांटेक्ट कर रहा था आपको, पर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं सो गया था ना, मुझे लगा 4 बजे उठ जाऊँगा, बट मैं 4:15 बजे तक उठा हूँ। तो मैं आजकल फ़ोन स्विच ऑफ करके सोता हूँ। आप ज़्यादा मोटे मत होना बस। अरे वाओ ऑलरेडी सर। ऑलरेडी मोटा हो चुका हूँ मैं, 85-86 तक हो गया है वज़न। काफ़ी लॉकडाउन में वज़न बढ़ गया है मेरा। फ़ास्ट फूड बंद करो। सर आप कभी मंचर आना। हाँ, मंचर तो आया था मैं। एक दिन गया था मंचर में 16 मार्च को। उसके बाद मतलब उस दिन 2-3 बच्चे ही आए थे और अगले दिन से फिर बंद हो गया था सब कुछ। 17 मार्च से फिर घर पे क्या बोलते हैं, वो ऑफ़िस आना बंद हो गया था। 1 दिन के लिए मैं मंचर आया हूँ। सर 14 मार्च को तो हमको घर पे छोड़ा था और उस दिन सैटरडे था। आप 16 को क्यों गए थे फिर? नहीं तो 16 को पेस बंद नहीं हुआ था ना, तो मुझे मंचर जाना था। माधव सर उस समय छुट्टी पे चले गए थे ना। तो अरे हमको तो बोल रहे 14 से 15 से आने का, नहीं मतलब मंडे से नहीं आने का। 14 मार्च को बोला था 16 मार्च से नहीं आने का करके। हाँ, लेकिन मंचर वाला तब भी ओपन था, उस टाइम पे मंचर बंद नहीं हुआ था। फिर 17 मार्च से मंचर भी बंद हुआ है। तो फिर 17 मार्च से जो है पूरा मतलब ऑनलाइन ये घर पे ही रहना चालू हो गया ना। फिर मार्च के बाकी दिन तो ऐसे ही रहे, फिर अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई, ऐसे। फिर आप सिखाने आओगे ना हमें 24 से। नहीं तो अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है ना, ऑफलाइन कहाँ है? अभी मैंने संदीप सर को कल कॉल किया था, वो बोल रहे हैं ऑनलाइन ही है 23-24 से। जब ऑफलाइन होगा तब देखा जाएगा, इन केस। हाँ, वो जब ऑफलाइन होगा तब देखते हैं फिर। वो तो फिर संदीप सर जो बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा, उस हिसाब से। हुँ। क्लास जब ऑफलाइन चालू होंगे तब तो पोर्शन खत्म हो जाएगा। हाँ, अब तो वैसे भी लास्ट यही चल रहा है और उसके बाद तो फिर रिवीजन ही है। सॉल्यूशन। तो अगर इसमें इसकी बात करें, डेल्टा इज़ इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एबी एसी। सेकंड रो की बात करें तो बीए माइनस बी स्क्वायर और बीसी। थर्ड रो की बात करें तो सीए सीबी और माइनस सी स्क्वायर। तो पहली रो में से हम ए कॉमन ले सकते हैं, दूसरी रो में से बी कॉमन ले सकते हैं,
और तीसरी रो में से सी कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट। We can take A common from the first row, B common from the second row and C common from the third row. तो A B C बाहर आ गया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस A बचा, ये B ये C, इसमें से B कॉमन लिया तो A माइनस B और C, और इसमें से C कॉमन लिया तो A B और माइनस C। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया, तो अब इसमें हम R1 में R1 प्लस R2 कर दो, ठीक है ना, क्योंकि B माइनस B कैंसिल हो जाएगा और A माइनस A भी कैंसिल हो जाएगा, तो R1 गोज टू R1 प्लस R2, फर्स्ट और सेकंड रो ऐड कर दो, तो ABC माइनस A प्लस A किया 0, B माइनस B किया 0, लेकिन यहाँ C प्लस C है तो यहाँ 2C होगा। फिर सेकंड रो क्या है, A माइनस B और C, और थर्ड रो क्या है, A B और माइनस C। ठीक है, तो बस अब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें 2 जीरोस क्रिएट हो गए। R2 या R3 को भी कर दो सर हाँ, वैसे वो ही। भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन मतलब 2 0 2 नहीं बार बार जीरो बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक रो में तो जीरो आएगा ही ना, हम एक रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, तो फर्स्ट रो के अलोंग ही करेंगे, ये जीरो है तो 2C के लिए लिखेंगे, तो 2C के लिए क्या लिखेंगे, ए बी ए इंटू बी और माइनस माइनस ए बी यानी प्लस ए बी हो जाएगा ये, करेक्ट। तो ये ए बी सी हो गया, ए बी प्लस ए बी, ये 2AB हो गया, तो 2C इंटू 2AB, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ABC और 2C इंटू 2AB, तो 4ABC हो गया, करेक्ट। तो ABC को 4ABC से अगर हम मल्टीप्लाई करें, इफ वी मल्टीप्लाई ABC बाय 4ABC, वी गेट 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अगर ABC को हम 4ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और वही हमें प्रूव करना था, ABC इंटू 4ABC यानी 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Any doubts in this question? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, या चलो वो थियरी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन है थियरी में, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो अगर एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है इस तरह से, सपोज यू हैव अ ट्राइंगल ABC, ABC, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट यूज करके हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ, और फिर हर रो में कोऑर्डिनेट्स लिखो, तो x1 y1 और लास्ट में 1 आएगा, फिर x2 y2 लास्ट में 1 आएगा, x3 y3 लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको उस ट्राइंगल का एरिया डिनोट करेगी। लेकिन याद रहे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, करेक्ट। तो इसीलिए एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता,
तो इसलिए इसमें वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान रहे, हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, वो हमने पहले भी देखा है, लेकिन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, करेक्ट? एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जस्ट इन केस अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जस्ट इन केस अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उस केस में हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे या मॉडुलस ले लेंगे। समझ आ गया? जस्ट इन केस उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, तो वी विल टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हम्म, सर हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ। ओके, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ओके, तो प्रोबेबिलिटी ये तुम लोग का हुआ है क्या, जो निगड़ी वाला बैच है? सुयश, हाँ अच्छा हुआ है, हमारा तुम लोग का हुआ है क्या? ओके, तो फिर ऐसा करते हैं कि रिवीजन में पहले प्रोबेबिलिटी से चालू करेंगे। तो मैं धीरे-धीरे पढ़ाऊँगा, तो तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा। मतलब निगड़ी वाला जो बैच है, उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा और तुम लोग को तो तुम लोग का फर्स्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है ना? धीरे-धीरे पढ़ाऊँगा और बाकी जो चैप्टर्स होंगे उसमें, क्योंकि दोनों बैचेज़ ने पढ़े हुए हैं, तो उसमें मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है? तो आफ्टर दिस फर्स्ट टॉपिक जो रिवीजन का होगा, वो हम प्रोबेबिलिटी का ले लेंगे और उसकी मैं मतलब पेस स्लो रखूँगा, स्पीड स्लो रखूँगा, बिकॉज़ मंचर वाला जो बैच है उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है? और तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा निगड़ी वाले बैच के लिए, ओके? और भी अगर कोई टॉपिक्स है तो देख लो, पूरा सिलेबस देख लो, जस्ट इन केस मिस हो गया होगा तो यू कैन रिमाइंड मी। ठीक है ना? अभी तो टाइम भी है हमारे पास, तो आराम से उसको कर लेंगे। जो जो टॉपिक्स नहीं हुए किसी भी बैच के, वो हम रिवीजन में पहले लेंगे। अभी कुछ टॉपिक बाकी है ना? हाँ, मतलब अगर कोई टॉपिक बाकी है तो वो रिवीजन में पहले लेंगे, अदरवाइज़ सबका सब कुछ हो गया तो फिर रिवीजन हम फिर किसी भी टॉपिक से चालू कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो अब इसमें मैं क्या बोलते हैं, इसमें अगर मैं हुँ, ठीक है, इसमें क्वेश्चन ट्राई करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, 8, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 1। ओके? ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, 8, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 1। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, 8, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 2, सी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 1।
ओके, जितेश का आ गया है। इसमें हमारे पास 1 मिनट। हाँ, ये सॉल्ड एग्जांपल है। हाँ, जितेश करेक्ट है तुम्हारा। आकाश रॉन्ग है। सोम बुझे रॉन्ग है। हम्म, 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 हम्म,
ओके, हाँ सौरभ करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, सोमभोजे करेक्ट है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल है। अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया वही फॉर्मूला लगाना है आपको। डिटर्मिनेंट का जो ये रहता है फॉर्मूला, हाफ डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1 तो 3 8 1, फिर x2 y2 1 तो -4 2 1, और फिर x3 y3 1 तो 5 1 1। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। अब ध्यान रहे कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो आपको उसका मॉड लेना है, बिकॉज एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ 3 के लिए लिखेंगे 2 इंटू 1 2 2 -1, फिर 8 के लिए जो है i प्लस जे ऑड है तो -8 आएगा, -4 इंटू 1 -4, -5 इंटू 1 तो -4 -5, और +1 1 के लिए लिखेंगे -4 इंटू 1 -4 हो गया, और -5 इंटू 10 -10, और इसका मॉड ले लो तो हाफ, तो 3 इंटू 2 -1 3 इंटू 1 3 हो गया, -4 -5 -9 और -8 तो ये +72 हो गया, और -4 -10 तो -14 हो गया, तो हाफ इंटू 75 -14, 75 -14 डिवाइडेड बाय 2, 75 -14 होता है 61 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हो जाएगा 30.5 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आ गया आपको? तो ये आंसर आ गया 30.5 स्क्वायर यूनिट्स, 30 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,0। तो आपको ए बी का इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, एंड फाइंड के, और के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। फाइंड के वेयर डी इज k, 0। डी जो पॉइंट है वो है k, 0 is a point such that area of triangle ABD, area of triangle ABD, ट्राइंगल ABD का जो एरिया है वो है 3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ABD जो ट्राइंगल है उसका एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स है k, 0, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,3, पॉइंट बी है 0,0। तो यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी है, ए बी की इक्वेशन निकालनी है सबसे पहले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, और के की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स है k, 0 और ए बी डी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स। ए बी डी जो ट्राइंगल है उसका एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स। y is equal to 3x, k is equal to plus minus 2। हाँ जी, देश करेक्ट है। y is equal to 3x इक्वेशन आएगी और k की वैल्यू प्लस माइनस 2। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट।
लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम वेरिएबल पॉइंट P मान सकते हैं x, y ऑन द गिवन लाइन, और P जो है वो AB के ऊपर लाई करेगा, तो A, P और B कोलिनियर हो जाएंगे, तो APB से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 कर दो। ठीक है, यू कैन अज्यूम अ वेरिएबल पॉइंट P x, y ऑन द गिवन लाइन, AB के ऊपर लाई करेगा, फिर APB कोलिनियर हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो APB का बनेगा उसको 0 कर दो, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट से जो ट्राइंगल है वो बन नहीं सकता, तो उसका एरिया 0 होता है। हाँ आदित्य करेक्ट है, सोम भोजे रॉन्ग, प्रणव तुम्हारा करेक्ट है बट इनकम्प्लीट, के की 2 वैल्यूज आएंगी।